हाय बच्चों, आज हमें पढ़ना है आलेख पद्धति द्वारा गति संबंधी समीकरण। न्यूटन ने वेग समय, विस्थापन समय और विस्थापन वेग क्रम से इन दो को साथ लेकर के गति संबंधी 3 समीकरण उन्होंने प्रतिपादित किया था, जिसमें उन्होंने माना कि मान लो कोई एक पिंड A है जिसका कि प्रारंभिक वेग u है और t समय के बाद उसमें a त्वरण उत्पन्न हो जाता है और इतनी समय में वो s दूरी तय करता है, और यदि तब उसका अंतिम वेग v हो जाता है तो वेग और समय का संबंध दर्शाने वाला जो पहला समीकरण है वो है v बराबर u प्लस ए टी, जहाँ पर v क्या है, अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण है और t जो है समय है। और इसी तरह से विस्थापन और समय के संबंध को दर्शाने वाला जो दूसरा समीकरण है वो है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, जहाँ s चली गई दूरी है, u प्रारंभिक वेग है, t समय है, a त्वरण है, और तीसरा जो विस्थापन और वेग का संबंध दिखाने वाला समीकरण है वो है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण और s उस पिंड के द्वारा तय की गई दूरी है। तो ये 3 समीकरण न्यूटन ने प्रतिपादित किए थे। अब इन्हीं तीनों समीकरणों को किस तरह से हम आलेख के द्वारा सॉल्व करेंगे या उसको प्राप्त करेंगे वो देखना है, जिसमें सबसे पहला है वेग और समय का संबंध दर्शाने वाला समीकरण, मतलब न्यूटन का जो पहला नियम है गति का, v बराबर u प्लस ए टी। उसके लिए मान लीजिए कि कोई एक पिंड है जो कि समान त्वरित वेग से गतिमान है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए यहाँ से एक पिंड है D बिंदु से, जब उसका प्रारंभिक वेग u है और t समय के पश्चात, ये समय इतनी दूरी, t समय के पश्चात वह उसका अंतिम वेग v हो जाता है और वह B बिंदु तक पहुँच जाता है। तो अगर हम इस आकृति के अनुसार देखेंगे तो ये यहाँ D बिंदु पर ये प्रारंभिक वेग है, मतलब OD जो हो ये u होगा, मतलब प्रारंभिक वेग होगा, OC जो होगा वो अंतिम वेग v होगा, और OE जो होगा वो समय होगा, क्योंकि t समय के पश्चात ही वह D बिंदु से B बिंदु तक पहुंचता है। तो अगर हम B से दोनों अक्षों पर लंब रेखा क्रमशः BE और BC खींच दें, तो अगर हम इस पिंड का त्वरण ज्ञात करें कि D से B पहुंचने में उसका त्वरण क्या होगा, तो त्वरण को A से लिखा जाता है, और तो त्वरण का सूत्र क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय। पीछे त्वरण की परिभाषा में ही था कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का सूत्र क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन बटे समय। और वेग परिवर्तन का मतलब है कि कोई पिंड अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग को अगर माइनस कर दिया जाए तो वो उसका वेग परिवर्तन हो जाएगा। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। और अभी आकृति से आपने सीखा कि अंतिम वेग क्या है, OC है, तो अंतिम वेग की जगह OC, प्रारंभिक वेग क्या है, OD है, तो OC माइनस OD, और समय को किससे लिखते हैं, T से। अब आकृति के अनुसार देखिए, अगर OC में से OD को माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, CD। तो यहाँ आएगा क्या, बराबर CD बटे T, और यह CD बटे T किसके बराबर आया है, A के। तो अगर यहाँ से हम तिर्यक गुणा करें तो CD का यहाँ 1, इसको अगर हम ऐसे क्रम से 1 मान लें और A और T का गुणा हो जाएगा तो CD बराबर किसके हो जाएगा, AT के। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब अगर इस आलेख से देखिए तो सेम वैसे ही ये जो BE है ये BA प्लस AE के बराबर है। तो B बराबर BA प्लस AE, और BA किसके बराबर है, CD के, और AE किसके बराबर है, OD के। तो होगा क्या, और ये BE जो है ये OC के बराबर है, तो OC के बराबर मतलब अंतिम वेग। तो V बराबर BA की जगह CD लिख देंगे और AE की जगह OD लिख देंगे,
अब अगर आकृति में देखिए तो v बराबर सी डी, यहाँ सी डी की वैल्यू 80 आई है और ओ डी क्या है, प्रारंभिक वेग u है। अब इसी को u को पहले लिखेंगे, a को बाद में, तो आएगा क्या, v बराबर u प्लस ए टी, और यही गति संबंधी न्यूटन का पहला समीकरण है। तो इस तरह से आलेख के द्वारा वेग समय का संबंध दर्शाते हुए हम न्यूटन की गति संबंधी पहला समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। अब विस्थापन और समय का संबंध दर्शाने वाला समीकरण, और जो कि है यस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, इसको ज्ञात करेंगे। अब यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि यस मतलब चली गई दूरी, इसका मतलब है कि इसी आलेख से हमें उस पिंड के द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी कि वह पिंड प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग तक पहुँचने में कितनी दूरी तय किया है, उस दूरी को ज्ञात करेंगे तो न्यूटन का गति संबंधी दूसरा समीकरण प्राप्त होता है। तो यहाँ देखिए, मान लो उस पिंड का त्वरण a है और t समय के पश्चात वह यस दूरी तय करता है, तो अब उसके द्वारा प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग के बीच की दूरी ज्ञात करने का मतलब है कि हमें यहाँ पर एक देखिए चतुर्भुज डी ओ ई बी, ये चतुर्भुज बन रहा है। अगर इसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें तो उस पिंड के द्वारा चली गई दूरी हमें ज्ञात हो जाएगी। तो इसलिए उस पिंड के द्वारा चली गई दूरी बराबर चतुर्भुज डी ओ ई बी का क्षेत्रफल। और ये चतुर्भुज डी ओ ई बी अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ देखिए, एक ये आयत और एक ये त्रिभुज, आयत डी ओ ई ए है और त्रिभुज बी ए डी है। अगर इन दोनों त्रिभुजों के इन दोनों आकृतियों के क्षेत्रफल को प्लस कर दें तो वो क्या हो जाएगा, इस बड़े वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ से हो क्या जाएगा, आयत डी ओ ई ए का क्षेत्रफल, डी ओ ई ए का क्षेत्रफल ये आयत, और त्रिभुज डी ए बी का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल होता है पहली भुजा गुणे दूसरी भुजा, तो यहाँ से वही है देखिए ए ई गुणे ओ ई, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो इस त्रिभुज में दोनों में से किसी को भी आधार ले सकते हैं, तो 1/2 गुणे ए बी को आधार मान लिया और ए डी को ऊंचाई। अब इसका मान रखेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए ए ई जो है, ए ई यह इसी ओ डी के बराबर है, मतलब प्रारंभिक वेग है, और ओ ई जो है वो तो समय है, टी है, और ए बी, ए से बी यह क्या है, ए टी आएगा। तो क्योंकि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, और पिछले प्रथम समीकरण में हमने सी डी बराबर ए टी ज्ञात किया था, तो यह ए बी भी किसके बराबर होगा, ए टी के। तो अब अगर हम मान रखेंगे तो चली गई दूरी बराबर ए ई यू हो जाएगा ओ ई टी, और प्लस 1/2 और बी ए क्या है, ए टी है, और ए डी जो है वो टी है क्योंकि चली गई दूरी है। तो अब इसको लिखेंगे फिर से, यस बराबर यू गुणे टी यू टी, और 1/2 ए तो है ही टी और टी का गुणा टी स्क्वायर, तो समीकरण हो जाएगा यस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। और यह जो है न्यूटन के गति संबंधी दूसरा समीकरण है। और अब इसी आकृति की सहायता से हम न्यूटन के गति संबंधी तीसरा समीकरण भी समझेंगे। तीसरे समीकरण में हमें विस्थापन और वेग, मतलब यहाँ पर भी क्या है, अगर हम विस्थापन ज्ञात कर लें तो तीसरा समीकरण भी विस्थापन के द्वारा आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी वही है कि इस प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग के बीच जब वो चलता है तो उसके द्वारा जो चली गई दूरी होगी वो वही डी ओ ई बी का क्षेत्रफल, ये जो चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और यहाँ पर पिछले दूसरे समीकरण में हमने इस चतुर्भुज और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को प्लस कर दिया। अब हम यहाँ पर अगर आप इस आकृति को देखिए तो यह एक समलंब चतुर्भुज बनता है, डी ओ ई बी। समलंब मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसके
आमने सामने की भुजाओं की जोड़ियों में से एक जोड़ी समांतर होती है। यहाँ देखिए OD और BE ये दोनों क्या है, समांतर हैं, और ये दोनों जो हैं समांतर नहीं हैं, तो ये एक समलंब चतुर्भुज है। तो अब पिंड के द्वारा चली गई दूरी यस बराबर समलंब चतुर्भुज DOEB का क्षेत्रफल, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल गुणे समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, लंब दूरी। और फिर यस बराबर 1/2। अब समांतर भुजा कौन कौन सी है, OD और BE, तो 1/2 गुणे OD प्लस BE, और ऊंचाई क्या है, ये ऊंचाई है, तो गुणे OE, यही ऊंचाई होगी। और अब यहाँ से देखिए यस बराबर 1/2 OD क्या है, प्रारंभिक वेग है, तो U हो जाएगा। BE क्या है, अंतिम वेग है, तो V हो जाएगा। और OE क्या है, समय है, तो उसकी जगह T आ जाएगा। लेकिन हमें पता है कि जो त्वरण होता है वो क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय, मतलब V माइनस U बटे T। लेकिन अगर यहाँ से T निकालें तो T इस साइड आएगा, A इधर आ जाएगा, तो इस सूत्र से अगर T निकालें तो T क्या हो जाएगा, V माइनस U बटे A। अब इसी T का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो यस बराबर 1/2 गुणे V प्लस यू गुणे T की जगह क्या रखेंगे, V माइनस U बटे A। अब ये हो जाएगा यस बराबर U प्लस B को हम V प्लस यू लिख सकते हैं, उससे मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो V प्लस यू, और ये दूसरे ब्रैकेट में V माइनस यू बटे ये 2 और A का गुणा 2A। अब 2A इधर आके गुणा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बटे में है, भाग में है, तो दूसरी तरफ जाके गुणा हो जाता है। तो 2AS बराबर V प्लस यू और V माइनस यू। और सूत्र आपने पढ़ा है कि A प्लस बी A माइनस बी, यह बराबर क्या होता है, पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। तो हो जाएगा V का स्क्वायर माइनस U का स्क्वायर, या यही समीकरण क्या हो जाएगा 2AS। अब ये माइनस U स्क्वायर अगर हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो प्लस U स्क्वायर बराबर V स्क्वायर, या इसी को अब हम लिख सकते हैं V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। और यही है न्यूटन के गति संबंधी तीसरा समीकरण। तो इस तरह से आलेख के माध्यम से हम न्यूटन के गति संबंधी तीनों समीकरणों को क्रम से प्राप्त कर सकते हैं।